हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ आरजी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2022 पेपर वन केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें अगर आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज पार्शियल करेक्ट होने पर +1 मार्क्स फॉर ईच पार्शियल करेक्ट का भी प्रोविजन है। फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 0 मार्क्स का प्रोविजन है। और एक भी ऑप्शन अगर आपके द्वारा चूज किए गए एक भी ऑप्शन अगर रॉन्ग हो जाएंगे तो यहाँ -2 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ गैलेना। गैलेना क्या होता है, पीबीएस होता है। पीबीएस ये लेड का ओर है जिसे लेड सल्फाइड भी कहते हैं, जो गैलेना है। द ट्रीटमेंट ऑफ गैलेना विथ HNO3 प्रोड्यूसेस अ गैस दैट इज। तो जब हम लोग गैलेना मतलब लेड सल्फाइड का ट्रीटमेंट HNO3 के साथ जब कर रहे हैं तो उससे गैस बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग जान सकते हैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं इस गैस के अंदर में क्या रहेगा, आइदर नाइट्रोजन का ऑक्साइड रहेगा या सल्फर का ऑक्साइड रहेगा। तो इस गैस की प्रॉपर्टी के बारे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ए ऑप्शन में कह रहा है पैरामैग्नेटिक है, बी ऑप्शन में बेंट इन ज्योमेट्री है, सी ऑप्शन में एसिडिक ऑक्साइड है और डी ऑप्शन में यह कलरलेस गैस है। ठीक है, तो इनमें से इन 4 में से एक करेक्ट में मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। ठीक है, तो आइए इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसा लगता है कि यह गैलेना है तो यह मेटलर्जी से उठाया हुआ क्वेश्चन होगा, क्योंकि यह लेड का ओर है और ये HNO3 के साथ रिएक्शन है। और गैस की प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसे लगता है यह पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। लेकिन एक्चुअल में ना आपके सिलेबस में अगर आप इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, इस रिएक्शन को ढूंढेंगे, तो ना तो यह मेटलर्जी में मिलेगा ना ही पी ब्लॉक में मिलेगा। यह एक्चुअली एनालिटिकल केमिस्ट्री से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ पार्ट है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है ऊपर में, आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर आप कटायन का एनालिसिस अगर आप करें तो कटायन का एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके उसे एनालाइज करते हैं। तो स्टार्ट में हम लोग ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप वन का ग्रुप रिएजेंट डायल्यूट HCl डालेंगे तो ग्रुप वन के 3 क्लोराइड के फिल्ट्रेट मिलेंगे। फिर उसके उससे बचे हुए फिल्ट्रेट पर अगर हम लोग ग्रुप टू का रिएजेंट जो कि डायल्यूट HCl के प्रेजेंस में ही अगर H2S गैस पास करेंगे तो इसे हमें ग्रुप टू के सल्फाइड मिलेंगे। फिर उसके बाद ऐसे करते करते हमें ये पूरा हमारा ये हर ग्रुप के जो भी कटायंस है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये कटायन एनालिसिस का ये जनरल हमारा ये स्कीम है। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, गैलेना है, गैलेना का HNO3 के साथ रिएक्शन है। तो यहाँ अगर हम लोग गैलेना ढूंढे तो यहाँ पर जो गैलेना क्या है, पीबीएस यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ग्रुप टू के अंदर हमारा गैलेना आता है जो कि लेड सल्फाइड आता है। ठीक है, तो ये ग्रुप टू का अगर आप सेपरेशन करना चाहें तो ग्रुप टू का सेपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसे हम लोग जब अमोनियम पॉलीसल्फाइड या सोडियम पॉलीसल्फाइड से जब इसे ट्रीटमेंट करते हैं तो ये क्या होता है, ग्रुप टू के जो भी सल्फाइड होते हैं वह 2 पार्ट में सेपरेट हो जाते हैं। एक को सॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं और एक को इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं। इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का नाम को ग्रुप 2A भी कहते हैं और जो सॉल्युबल फ्रैक्शन होता है जो कि अमोनियम पॉलीसल्फाइड में या सोडियम पॉलीसल्फाइड में सॉल्युबल हो जाता है उसको हम लोग ग्रुप 2A भी कहते हैं। इसके बेसिस पर ये दो ग्रुप में ये सेपरेट हो जाता है, जिसे हम लोग इस ग्रुप को कॉपर कैडमियम बिस्मथ लेड और AgS वाले को हम लोग कॉपर ग्रुप भी कहते हैं और ऊपर में जो आर्सेनिक एंटीमनी और टिन वाले को हम लोग आर्सेनिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग सेपरेशन करते हैं। और यहाँ हम लोग देखें तो लेड सल्फाइड हमारा क्या है, कॉपर ग्रुप में लाई कर रहा है। तो यहाँ लेड सल्फाइड ये जो कॉपर ग्रुप पे का फर्दर सेपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग क्या करेंगे, डायलूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं। तो यहाँ हमारा लेड सल्फाइड और डायलूट नाइट्रिक एसिड ये जो रिएक्शन में दिया हुआ था, गैलेना जो कि लेड सल्फाइड था और नाइट्रिक एसिड था, तो उससे गैस प्रोड्यूस हो रहा था। तो इससे ये जो रिएक्शन है वो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जब हम लोग इसे डायल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक पार्ट अनडिजोल्व रह जाता है। तो इन सारे सल्फाइड में अगर आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरिक सल्फाइड ही ऐसा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ डायल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं होगा। मर्क्यूरिक सल्फाइड को डिजोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्वा चाहिए, एक्वा है ना, एक्वा में ये डिजोल्व होता है। ठीक है, जिसे हम लोग 3 पार्ट ऑफ HCl कहते हैं और 1 पार्ट क्या होता है, 1 पार्ट HNO3 होता है, 1 पार्ट HNO3 होता है। तो जो आपको मर्क्यूरिक सल्फाइड है वह सिर्फ और सिर्फ कहाँ डिजोल्व होगा, वह एक्वा में डिजोल्व होगा और डायल्यूट HNO3 में डिजोल्व नहीं होता है। तो हमारा जो पार्ट था,
कि लेड सल्फाइड तो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, है ना, लेड सल्फाइड यहाँ पर डिजोल्व हो जाएगा, वो Fe+2। और किस फॉर्म में डिजोल्व होगा, वो लेड नाइट्रेट के फॉर्म में डिजोल्व रहेगा, बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ठीक है, तो ये तो हमारा ये हो गया, सॉल्युबल हो गया, लेकिन इसमें गैसेस क्या क्या बनेंगे, तो यहाँ पर ये हम लोग लर्न करते हैं कि यहाँ पर जो गैस क्या बनेगा, यह नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनता है, NO गैस बनता है। और सल्फर यहाँ पर जो सारे सल्फाइड का जो सारे सल्फाइड का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, हर जगह पर सल्फाइड का ऑक्सीजन स्टेट पहले इन सब में सल्फाइड के अंदर ऑक्सीजन स्टेट -2 था, जो ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाएगा, सल्फर 0 ऑक्सीजन स्टेट में आ जाएगा, और यहाँ पर सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसे येलोइश व्हाइट पाउडर प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर +5 था, जो खुद रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, ये +2 में आ जाता है। ठीक है, तो यह एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो यहीं पर हमारा जो है ना लेड सल्फाइड का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग एनसीईआरटी में देखना चाहें, यही हमारा फोकस स्कीम है, और इसे अगर हम लोग एनसीईआरटी में देखना चाहें तो एनसीईआरटी में अगर आप देखिएगा तो एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्लास 12 की, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो उसमें जो यूनिट 7 में देखिए तो सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो आपका सॉल्ट एनालिसिस का चैप्टर दिया हुआ है ना, उसमें टेस्ट ऑफ लेड के अंदर हमारा जो रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट लेड सल्फाइड का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड साथ कराया गया, तो लेड क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, किस टर्म में, लेड नाइट्रेट के टर्म में डिजोल्व हो गया, और यहाँ कौन सा गैस बना, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बना। तो यही हमारा गैस है, गैस क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड ही गैस है, और सल्फर यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, तो ये हमारा पार्ट, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, गैस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो एक बार जब हम लोगों ने गैस को आइडेंटिफाई कर लिया है और रिएक्शन को भी आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड को देखें तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 5 होती है, और जैसे ही नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ आप 2 बॉन्ड बना लीजिएगा ना, तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो इसका एक और रिलेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, एन डबल बॉन्ड O बनाएंगे, और यहाँ पर ये इस तरह से इसे बनाएंगे, तो इस बार ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्व होता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 2.5 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं ना कि यहाँ एक पाई बॉन्ड जो ऐसा होता है वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो पॉली ने बोला कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड के कारण, पाई बॉन्ड एक तो फुल पाई बॉन्ड है और एक क्या है, हाफ पाई बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर ड्यू टू पाई बॉन्ड क्या है, 1.5 है, और एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड है, एक आपका नॉर्मल बॉन्ड है। तो यहाँ ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर 2.5 बताया गया है ना, 2.5 है, लेकिन इस और ये मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। और लीड स्ट्रक्चर से कोई भी स्ट्रक्चर इसका ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने वाला स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नहीं बना सकते हैं। इसका जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आएगा ना, वो मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी से आता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि NO कैसा गैस है, NO गैस ही बना, और NO गैस को ऐसा लिख सकते हैं। तो यह NO गैस क्या होता है, एक कलरलेस लीनियर मॉलिक्यूल होता है, और लीनियर मॉलिक्यूल होता है, और ये क्या है, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। इसमें टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी कंडीशन में ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बचेगा, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऐसा बनाने पर ये प्रॉब्लम है। एक्चुअल जो इसका डिस्क्रिप्शन है, ये मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी में आप देखेंगे कि ये नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें कितने हैं, 15 है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी में अगर आप मॉलिक्यूलर वाइटल डायग्राम बनाएंगे तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार और वाइटल में फिल्ड होता है। ठीक है ना, तो ये एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार वाइटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है, और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर में 2.5 मिल जाता है। तो मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी NO को एक्सप्लेन कर देता है। तो ये हम लोगों ने सारा ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, ये इस गैस के बारे में हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो वो गैस कैसा है, गैस को अब हम लोग ऑप्शन को अगर मार्क करना चाहें तो क्या ये पैरामैग्नेटिक है, तो हाँ ये पैरामैग्नेटिक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या यह बेंट है, नहीं, यह तो डायटोमिक मॉलिक्यूल कभी भी बेंट हो नहीं सकता, ये तो हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा, इसलिए ये क्या, यह ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्या ये एसिडिक ऑक्साइड है, नहीं, यह क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ठीक है, यह एक आपको न्यूट्रल है, यह न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, न्यूट्रल गैस है। कुछ ही गैसेस न्यूट्रल होते हैं, जिसमें NO हो गया, CO हो गया, N2O हो गया, यही न्यूट्रल है। तो यह एक एसिडिक गैस नहीं है। ठीक है, और क्या यह कलरलेस है, हाँ, यह नाइट्रिक ऑक्साइड इज ए कलरलेस गैस है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग फाइनल ऑप्शन को
मार्क कर लें। तो मार्क करने पर हमारा ऑप्शन ए और डी ही करेक्ट है, और इसके बेस पर यह जो आंसर है यह हमारे ऑफिशियल आंसर की से मैच करता है। ठीक है, ठीक है। तो और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आप देख लीजिए कि जब भी आपको मेटल सल्फाइड मिले और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करने मिले, तो इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ही बनता है। और यह इन जनरल मैंने एक रेफरेंस दिया है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब हाइड्रोमेटलर्जी ऑफ सल्फाइड, मतलब ओर का हाइड्रोमेटलर्जी हम लोग करते हैं ना, पहले उसे डिजोल्व कर लेंगे, बाद में उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे या रिडक्शन करेंगे। तो पहले डिजोल्व करने के लिए नाइट्रिक एसिड का अक्सर यूज करते हैं। तो अक्सर आप देखिए कि नाइट्रिक एसिड में क्या मिलता है, NO गैस ही बार बार मिलता है। ठीक है, अगर कॉपर सल्फाइड हो या पायराइट हो या चैल्कोसाइट हो, आर्जेंटाइट आर्सेनोपायराइट हो या मोलिब्डेनाइट हो, तो हर बार आपको NO गैस ही इन जनरल मिलता है। अगर आप हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ले लेंगे, तब इन जनरल देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट NO2, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, इन जनरल हम लोग NO गैस ही बनाते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।